चलिए यार कितना स्लो पढ़ाऊँ मैं, चैप्टर नहीं ख़त्म करना। चलिए स्टीफन्स लॉ समझ आ गया? स्टीफन्स लॉ समझ आ गया सबको, है ना? चलो वेदांत स्टीफन्स लॉ क्या है? रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर एरिया दैट इक्वल्स टू सिग्मा T4 परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, या E सिग्मा T4 ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। रेडिएंट पावर सिग्मा A T4 परफेक्ट ब्लैक के लिए, या E सिग्मा A T4 किसके लिए? किसी बॉडी के लिए। डन? इतना क्लियर है? अब दिस इज पावर। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ हीट फ्लो, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड इज पावर। करंट एरिया तो इंडस्ट्री हो जाएगा, ठीक है? हर एक बॉडी जो है वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है सराउंडिंग से, टेम्परेचर T0 सराउंडिंग का, बॉडी का खुद का T, और कुछ वो बाहर भेज रही है P2। करेक्ट है? अगर बाहर से एनर्जी हमारे अंदर ज़्यादा आ रही है तो हम हीटअप हो जाएंगे। जब गैस पे कुछ बना रहे हैं तो सराउंडिंग से एनर्जी उस कंटेनर में ज़्यादा जा रही है तो वो हीटअप हो जाएगा, और बाहर बना के रख दोगे तो उससे हीट बाहर जाएगी तो कूल डाउन हो जाएगा। करेक्ट है? तो कोई बॉडी जो कूल डाउन कर रही है उसकी P2 ज़्यादा है और P1 कम है, और जो हीटअप हो रही है उसकी P1 ज़्यादा है P2 कम है। क्लियर? तुम्हारे पास रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट dq by dt, that is P2 minus P1, कि ज़्यादा बाहर ज़्यादा निकल रही है और बॉडी एब्जॉर्ब कम कर रही है तो हम ठंडे हो रहे हैं। जैसे हम भी अगर खड़े हैं, अगर सपोज तो हमारी बॉडी से हीट बाहर निकल रही है, अगर हम सपोज खाना खुना ना आए तो बॉडी बाहर लगातार बाहर जाती है तो हम परमानेंट ठंडे हो जाएंगे। समझ गए? हाँ जी, वो रेट ऑफ हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। लॉस ऑफ हीट मतलब कि P2 ज़्यादा है और P1 कम है, इसमें P2 अलग लिखे होंगे मे बी। क्लियर है? दिस इज E सिग्मा A T2 या T4 माइनस T0 raised to power 4 dq by dt. This is rate of loss of heat, rate of loss of heat. Correct? हर टर्म की अलग वैल्यू है। Now it is heat mc dt by dt equals to E sigma A T4 minus T0 raised to power 4 आ जाएगा। तो dt by dt equals to E sigma A by mc T4 minus T0 raised to power 4 ये आ जाएगा। करेक्ट? दिस इज रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग। दोनों ही अलग चीज़ें हैं, इनको आपस में मिक्स मत करना। तो जहाँ पे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट लिखा है वो अलग कहानी है, और रेट ऑफ कूलिंग लिखा है वो अलग कहानी है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज dq dt एंड रेट ऑफ कूलिंग इज चेंज ऑफ टेम्परेचर रिस्पेक्ट टू टाइम। ये करेक्ट है? तो इसका फॉर्मूला E सिग्मा A बाय mc आ जाएगा, मास स्पेसिफिक हीट। करेक्ट है? मास को तोड़ लो तो dt बाई dt इक्वल्स टू E सिग्मा A, मास इज वॉल्यूम डेंसिटी C T4 माइनस T0 raised to power 4। ये क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है हमारे पास जो कई बार कंसेप्ट आता है कि आपके पास दो बॉडीज़ हैं, डिफरेंट बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ डिफरेंट, डिफरेंट मतलब उनका C डिफरेंट होगा। करेक्ट? तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट अगर सेम है, करेक्ट है, तो क्या सेम हो सकता है? इनका प्रोडक्ट सेम हो सकता है, वॉल्यूम। हाँ जी, अगर रेट ऑफ कूलिंग सेम है, बॉडीज डिफरेंट हैं, तो क्या सेम हो सकता है? मास सेम होगा या स्पेसिफिक सेम होगी या क्या सेम होगा? अगर मास भी इक्वल है तो इन दैट केस वॉल्यूम और सी का प्रोडक्ट सेम हो सकता है। क्योंकि अगर सपोज जो डिफरेंट बॉडी है तो सी डिफरेंट है ही है, पहली बात तो। करेक्ट है? सी डिफरेंट है तो इन दैट केस वॉल्यूम अगर सपोज अगर एक का सी बढ़ रहा है, अगर बी कम हो रहा है, प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, तो वॉल्यूम सेम हो जाएगा। करेक्ट है? आपको शीट दी गई है एक,
ठीक है। ये उसमें लिखा हुआ रेट ऑफ कूलिंग में दोनों तरफ लिखा हुआ है, सबके पास है सिंगल शीट, ठीक है। उसको पढ़ो जरा एक बार, पढ़ लिया। उसी के पीछे एक क्वेश्चन नंबर 8 है, उसे पढ़ो जरा एक बार। अगर वॉल्यूम प्लेस कर दें, एरिया इज ई सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर का क्यूब, रो इंटू सी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, कट जाएगा। तो रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स अपॉन क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। क्लियर है? आई रीड अ क्वेश्चन फॉर यू। हॉट मेटेलिक स्फीयर रेडियस r, आपके पास क्वेश्चन नहीं है, रेडिएट्स हीट, इट्स रेट ऑफ कूलिंग इज ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट ऑफ r, प्रोपोर्शनल टू r, प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/r हो जाएगा। समझ गए? ये लो क्वेश्चन नंबर 11 है ये। उसमें क्वेश्चन नंबर 10th और 11th दोनों देखना, सभी बार शीटें पहुंच रही हैं, ये भी ले लो कॉपी। करिए आप लेके आओ। पेज देना कौन सा, एक सेकंड, हाँ ठीक है बस। किसको नहीं मिला सिंगल शीट? अब तो सबके पास हो गई शीट ना, किसके पास नहीं है? ये लो पीछे दो, और किसके पास नहीं है? हाँ जी, सेकंड, और जिसके पास कोई नहीं मिली वो बताओ ना। ये लो, किसको और चाहिए? नोट्स के अलावा जो हैं, ये लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 11th है उसको रीड करिए। वाटर एंड टर्पेंट एंड ऑयल शीट इज लेस देन दैट ऑफ वाटर आर बोथ हीटेड टू सेम टेम्परेचर, इक्वल अमाउंट्स ऑफ दिस इन प्लेट्स इन कैलोरीमीटर एंड लेफ्ट इन एयर। तो कूलिंग कर्व कौन सा किसका होएगा? हाँ जी, हमारे पास दो हैं लिक्विड्स, कूलिंग कर्व बताना है किसका कौन सा होएगा। एक है ऑयल और एक है वाटर, एक वाटर है और एक ऑयल है। करेक्ट है? हर्षद एंड द आंसर किसका कूलिंग कर्व होगा, किसका कौन सा, मतलब वाटर कौन सा है और उसका कौन सा है? यस हर्षिता,
क्वेश्चन पढ़ा आपने, उसमें लिखा है स्पेसिफिक हीट ऑयल की स्पेसिफिक हीट जो है वो कम है, वाटर की ज़्यादा है, ये लिखा हुआ है। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट है, करेक्ट। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ कूलिंग कम होगा। ज़्यादा किसकी है? पानी की। तो पानी का कूलिंग कब कम होएगा? तो ए वाला कौन होगा? वाटर। बी वाला कौन होएगा? ऑयल। अब क्लियर है? अब समझा गया? तो रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स अपॉन द सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका सी ज़्यादा होगा वो जल्दी कूल नहीं हो पाएगा, कि रेट ऑफ कूलिंग कब स्मॉल आएगा उसका, तो हुआ ए। जिसकी स्पेसिफिक हीट कम है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये वाला आएगा। डन? अब समझाएगा सबको? डन। अब इसी में तो हमने अभी तक क्या सीखा, जो की पॉइंट्स अभी तक क्या है हमारे पास, कि अगर तीन चीजें हमने देखी। पहले हमने देखा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट देखा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट देखा। वो क्या था हमारे पास? dq बाई dt दैट इक्वल्स टू E सिग्मा A T4 माइनस T नॉट H/4। जब बॉडी टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का T नॉट है। फिर हमने रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर देखा, dt बाई dt दैट इक्वल्स टू E सिग्मा A बाई MC T4 माइनस T नॉट H/4 देखा। क्लियर है? इसमें हमने मास को स्प्लिट कर दिया, E सिग्मा A वॉल्यूम डेंसिटी C। फिर हमने एरिया को स्प्लिट कर दिया, दिस थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। एरिया इज E सिग्मा, एरिया इज 4/r², स्फेरिकल बॉडी है तो वॉल्यूम इज 4/3 πr³ रो इंटू C, T4 माइनस T नॉट 4। तो रेट ऑफ कूलिंग dt बाई dt पोर्शन 1/c, एक रिलेशन आया, करेक्ट, 1/r सॉरी, और ये भी रिलेशन आया 1/c, करेक्ट है। तो तीन कंक्लूजन है कि अगर सपोज आइडेंटिकल कंडीशन है तो v और c का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट है। जिसकी अगर सपोज रेट ऑफ सेम, लॉस ऑफ हीट टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम में भी सेम, अगर डिफरेंट लिक्विड्स हैं, करेक्ट है। अगर सपोज आइडेंटिकल लिक्विड हैं तो सी भी सेम होगा। जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा रेट ऑफ कूलिंग कम, जिसकी वॉल्यूम कम रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा, डायरेक्टली। और सिंपल रेडियस का पूछ रहा है, इनवर्स टू आर, करेक्ट। सिंपल सी का पूछ रहा है, इनवर्स टू सी, क्लियर। उसके बाद अगर सपोज टी माइनस टी नॉट जो है लेस देन इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 से बड़ा नहीं है, सिस्टम में सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस 40 से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन से कन्वर्ट हो जाता है, dt बाई dt कांस्टेंट t माइनस टी नॉट, ये रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसको बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, करेक्ट है। अगर सपोज सिस्टम और सराउंडिंग में, अगर सपोज आप चाय रखी है, चाय में सराउंड टेम्परेचर डिफरेंस जो है 40 से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर या रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, प्रोवाइडेड डिफरेंस जो है 40 से ज़्यादा नहीं है। इसका पर्टिकुलर नाम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, करेक्ट है। ग्राफ भी आता है इसका कि बॉडी टेम्परेचर अगर T है तो इन दैट केस उस धीरे धीरे कम होते होते सराउंड टेम्परेचर के पास पहुंच जाएगा, बट ऐसा होने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, करेक्ट। जितना डिफरेंस बॉडी और सराउंडिंग में ज़्यादा होगा उतनी जल्दी कोई बॉडी ठंडी होती है, कूल होती है। जैसे डिफरेंस कम होने लगता है वैसे रेट ऑफ कूलिंग भी लगातार कम होता जाएगा, लगातार, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर इसको देखें हम ग्राफ को, विल हैव dt, इसको रब करता हूँ,
विल हैव dt बाय dt kt माइनस के टी नॉट। अब सराउंडिंग टेम्परेचर जो है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, करेक्ट है। अगर मैं सपोज यहाँ पे एक चाय का कप रख दूँ, पूरा रूम गर्म नहीं हो जाएगा, ऑलमोस्ट मेन सेम। तो इसको कंपेयर करो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा हमारा, ये स्लोप क्या आ जाएगा हमारा k। तो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, करेक्ट है। दिस इज रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे इंटरसेप्ट के टी नॉट नेगेटिव में, करेक्ट है, पता लग गया। तो क्वेश्चन आता है आगे पास, क्वेश्चन नंबर 12th, रीड आउट एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। कौन सा होना चाहिए, हाँ जी, ऑप्शन 3 करेक्ट। अगर आप बेसिक्स याद हैं, सब कुछ लिख के दिया हुआ है, आपको याद रहता है, तो आपको सीधे टिक करके आ जाए क्वेश्चन। क्लियर है, ओके, ये तो समझा गया। और स्लोप क्वेश्चन 14 भी कर सकते हैं आप। हाँ जी, स्मॉल डिफरेंस ये टी माइनस टी नॉट जो है 40 से कम होना चाहिए। नहीं, वो नहीं कर लिया, ओके। हाँ जी, कांस्टेंट, हाँ नहीं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वेरी करता है, ना वैल्यू फिक्स्ड है ना ही इसका कोई नाम है। चलिए, आपके पास सारा डेटा है, फिर भी आप थोड़ा सा कॉपी में लिख लो, कि बिना लिखे आपको याद नहीं होगा, नहीं समझ आएगा और लगेगा कि मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट that equals to E sigma A T4 minus T naught raised to power 4। ये है स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ। T है यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ बॉडी और T नॉट है सराउंडिंग टेम्परेचर। उसके बाद हमने इसको मॉडिफाई किया तो रेट ऑफ कूलिंग में चला गया या रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर में चला गया, dt बाई डी टी ई सिग्मा ए बाई एम सी T4 माइनस टी नॉट इज टू पावर 4। उसके बाद हमने देखा कि अगर मास इक्वल हैं तो dt बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू v इंटू सी का प्रोडक्ट। इक्वल वॉल्यूम्स हैव सेम रेट ऑफ कूलिंग, equal volume will have same rate of cooling। फिर हमने ये भी देखा dt proportional to 1 by c, dt by dt proportional to 1 by r, करेक्ट। फिर हमने देखा कि अगर सपोज T माइनस टी नॉट लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस है तो ये आपका लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बन जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बन जाएगा। वहाँ पे डी टी बाई डी टी टू के टी माइनस टी नॉट, के को कैपिटल रखो जैसे में रखो, तो रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस between system and surrounding, provided that difference is not more than 40 degrees Celsius। इतना क्लियर है, इतना सबको आ गया, लिखो लिख लो, अच्छा लगेगा, you feel good।
14 क्वेश्चन की, यस स्लो भी लेना है। अरमान क्लियर है? फिर हमने इसी को मॉडिफाई कर दिया, ऐसे ग्राफ चला गया, दिस इज रेट ऑफ कूलिंग या डी टी बाई डी टी कर लिया, ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया, दिस इज माइनस के टी नॉट हो गया। क्लियर है? उसके बाद थोड़ा और मॉडिफाई किया इसको, तो डी टी बाई टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू के डी टी आ गया। इंडिकेट कर लिया कि बॉडी अगर सपोज टेम्परेचर T1 से T2 कूल हो रही है और टाइम लग रहा है T, करेक्ट? पहले समझ लो, साथ में लिखा हो जो, बॉडी इज कूलिंग फ्रॉम T1 टू T2, करेक्ट है? तो इंडिकेट कर लो इसको, नेचुरल लॉग ऑफ T माइनस टी नॉट, नीचे डिफ्रेंशिएशन, ओके, दैट इक्वल्स टू के टी लिमिट्स T1 से T2, तो नेचुरल लॉग ऑफ T2 माइनस टी नॉट बाई T1 माइनस टी नॉट दैट इक्वल्स टू के टी, ये रिलेशन आ जाएगा, करेक्ट है? अब इसी को थोड़ा सा और वर्जन आता है हमारे पास, सिंप्लीफाइड वे। सिंप्लीफाइड वे क्या है हमारे पास? T1 माइनस T2 बाई टाइम कांस्टेंट T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टी नॉट। यहाँ पे टी नॉट है सराउंडिंग टेम्परेचर, T1 इज इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, टाइम टेकन। समझ गए? क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आपके लिए, एक बॉडी 60 डिग्री से 50 डिग्री जाती है 10 मिनट के अंदर, तो 50 से 40 कितने टाइम में जाएगी अगर सराउंड टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है? प्रोसीड। हाँ जी, 10 मिनट आंसर बता रहे हो आप मुझे? पूछ लूँगा 10 मिनट नहीं, बताया तो है आपको कि जैसे टेम्परेचर डिफरेंस घटेगा वैसे रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो जाएगा। 60 to 50 कितना टाइम में जाता है? 10 मिनट में। 10 मिनट। अच्छा, वो पूछ रहा है मुझसे, ओके। सुमित अभी भी फास्ट लग रहा है? हाँ, अब ठीक लग रहा है? नई चीज़ है आपके लिए इसलिए थोड़ा लग सकता है फास्ट है। कर लिया क्वेश्चन? नोट कर लिया? क्वेश्चन कर लिया? नोट कर लिया? क्वेश्चन कर लिया? गुड, वेरी गुड। ये लब कर दूँ ये वाला? इसी की तो बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन, हाँ जी, ओके, 14 मिनट्स आंसर है। लेट्स चेक। प्रथम ने कर लिया है क्वेश्चन, यही पुट करना है फॉर्मूला। 60 माइनस 50 इज 10, टाइम टेकन इज 10, कांस्टेंट इज k, 60 प्लस 50 इज 110, बाई 2 इज 55 माइनस 20, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1/35। डन। अगला 50 माइनस 40 10, टाइम टेकन निकालना है, k 1/35, 60 प्लस 40 प्लस 50 इज 90/2 इज 45 माइनस 20। डन। कितना आ जाएगा ये? अरे कर तो लेने दो बाबा जी। कितना? 25, 5 5 7, टाइम इज 14। समझ आएगा करना? गुड। ये नोट कर लिया है और समझ भी लिया है। वो क्वेश्चन नंबर 44, 45, 48, 49। आई रिपीट, 44, 45, 48, 49 करेंगे। आपको दो चीज़ें दी गई हैं आज की डेट में। एक नोट्स दिए गए हैं 8 पेजेस के, मतलब 4 हैं, आगे पीछे 8 हो गए टोटल।
एक दी गई है आपको शीट प्लस की पॉइंट वाली। शीट प्लस की पॉइंट वाला किसको नहीं मिला? नोट्स नहीं पूछे। वो मिल सकता है अभी। अरे यार, शीट प्लस की पॉइंट वाला किसको नहीं मिला? पांचों के पांचों पेज होने चाहिए उसमें। सबके पास है? सेपरेट कर लो उनको, 5 के 5 पेज को। अगर 5 नहीं है तो मुझे बताओ कि हमारे पास 5 पूरे नहीं है। आगे बस नहीं है, कितने हैं? हाँ लाओ दो। कौन सा पेज नहीं है? लाओ दो। हाँ जी, सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये वाला रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर, एक ही बात। प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर विद सिस्टम एंड सराउंडिंग। थैंक यू। अरे सबको देना था, मुझे ऑप्स कर दिया। मुझे नहीं देना था, पीछे देते जाओ। ये लो क्वेश्चन दिखाओ, कौन से क्वेश्चन के लिए? 1 2, हाँ तो 5 पेज तो पूरे ना बाबा। 1 2 3 4 कर लिए क्वेश्चन? कर ले इशिता? ये नोट्स में है क्या सब कुछ? ईच एंड एवरीथिंग स्टिल लिख लो, अच्छा लगेगा। मर्जी है, इट्स अप टू यू। डिटेल में लिखा हुआ है।
डन। चलें आगे। 40 62 to 50 10 मिनट। 10 नेक्स्ट 10 मिनट्स गेट कूल्ड टू 42। 52 है सर। यस 50 से 42। क्लियर है? कर ली सारे क्वेश्चन? करो करो, स्पीड अप मैन, स्पीड अप। ये कर लिया ऑन बोर्ड सबने? शुड रब दिस कर लिया पक्का ना? ओके हाँ जी। 40th क्वेश्चन में 40th क्वेश्चन में कौन सा 48th क्वेश्चन में, ये तो अप्रोक्सीमेशन है, इसमें कैलकुलेट थोड़ी करना है जो सराउंडिंग चाहिए आपको। कह रहा है कि 60 से 70 से 60 गया 5 मिनट में, तो 60 से 50 जाएगा मोर देन 5 मिनट्स में। थर्ड पार्ट आंसर है, देखा करो ना। चलिए, एक हमने चीज पढ़ी थी सोलर कांस्टेंट, है ना? है ना ऋषभ? व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? ध्यान रखो ना, मैं एक चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको वो याद रहे। करेक्ट है? हमारे पास मान लीजिए सपोज एक सन है, ये सन है, करेक्ट है? उसकी रेडिएंट पावर P है, करेक्ट? उसका रेडियस R है, सराउंड टेम्परेचर T है। R क्या है हमारे पास? रेडियस ऑफ सन। T क्या है? टेम्परेचर ऑफ सन। तो हमारे पास रेडिएंट पावर क्या हो जाएगी? सिग्मा A T⁴। सन को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में रखते हैं कि ये सोच रहे हैं कि सारी रेडिएशन मिट कर देता है और बाद में एब्जॉर्ब भी की होंगी कभी ज़िंदगी में, तभी मिट करी जा रहा आज तक। समझ गए? तो सन को कैटेगराइज करते हैं हम किस में? परफेक्टली ब्लैक बॉडी में। किस में? डन। तो ये सन के लिए क्लियर हो गया। अब हम जो यहाँ पर हैं, कहीं यहाँ पर स्मॉलर डिस्टेंस पर, स्मॉलर क्या है हमारे पास? स्मॉलर क्या है? ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड सन। तो हमारे को इंटेंसिटी ऑफ सन received by अर्थ क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी पावर बाय एरिया, ये हो जाएगी। करेक्ट? दिस इंटेंसिटी इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। इसी को हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। नाउ इट इज इंटेंसिटी, रेडिएंट एनर्जी received by earth from sun per second per unit area, and the value is क्या वैल्यू हमारे पास? सीरत 2 कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1.4 किलोवाट जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डन? इसको लिख लें आप, विल फील गुड। किसके आंसर्स बता दो बेटा? एक सेकेंड रुकेंगे आप। या 40
44 इज 2, 10 डिग्रीज थीटा, जो भी है, और 45, 45 इज 3, 48, 48 इज 3, 49, 3, और ऐसे ही बोलेगा। डन। इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है आपने। इसको नोट करने के बाद द क्वेश्चन इज 41 क्वेश्चन दिया गया है, वो भी करना है आपने। नोट करिए और करिए फटाफट से। ओके। Intensity of sun's radiation received by earth. सर 49 क्वेश्चन और कितने मिनट्स लिखा हुआ है? 10 minutes. कर लिया? Should I proceed? कर दूँ अब? देव, हाँ जी, केल्विन पावर 4, हाँ जी, इंटेंसिटी में केल्विन पावर 4। थैंक यू, थैंक यू। 41 क्वेश्चन कर लिया अर्शिता? वाई ए ऑप्शन? एक सेकेंड, एक सेकेंड। बी और सी सेम है तो बी और सी सेम है? बी और सी वॉल्यूम और रेट ऑफ रेडिएशन, वॉल्यूम और रेट ऑफ रेडिएशन, स्फेयर एंड क्यूब ऑफ सेम मटेरियल, शेप अलग अलग है, सेम मटेरियल, ई सेम है, सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर, अलाउड टू कूल इन डिफरेंट सेसिंग, द रेशियो अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एमिटेड विल बी। ओके, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? रेडिएशंस एमिटेड पूछ रहा है वो, तो रेट ऑफ कूलिंग बताना है आपको, रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर नहीं बताना है। मैंने उस वैसे किया था कि आपको ध्यान रखना है क्या पूछा गया है। रेडिएशंस एमिटेड मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बताना है, रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर नहीं बताना है। रेट ऑफ
लॉस ऑफ हीट बताना है। कर लिया है आपने? ये तो कम आ रहे हो? आई एम जस्ट आस्किंग। कर लिया है? ओके, सबने कर लिया? प्रथम डन, करो ना। तो यहाँ पे सारी कहानी जो है दामोदर आता है किसके ऊपर? एरिया पर। करेक्ट है। सेम मटेरियल सेम वॉल्यूम, एक है स्फेयर और एक है क्यूब, दोनों की वॉल्यूम सेम है। साइड ए आर, वॉल्यूम इसकी क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी वॉल्यूम ए क्यूब। और एरिया की रेशियो क्या होगी? dq1/dt बाई dq2/dt। एक एरिया 4 r स्क्वायर, एक एरिया 6a स्क्वायर। करेक्ट है। बेसिकली हमें 2π/3 r/a का स्क्वायर चाहिए। r यहाँ से निकाल दो, 2π/3 r/a कौन है? क्यूब रूट कर दो, 4π/3 का क्यूब रूट r = a। डन। तो r/a क्या आ जाएगा? 3/4π का क्यूब रूट। डन। कौन सा ऑप्शन बना? बन रहा है कोई? स्क्वायर होगा ना कर तो रहा हूँ, गलत ये फोर्थ सा ऐसा कुछ बन रहा है। 4π/3 प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई तो हाँ कह सकते हैं, रेशो 1। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा हुआ? फोर्थ। विल क्रॉस चेक। 41 3 41 का 3 दिया हुआ है। हाँ जी, नहीं आपने कहा तो मैंने मान लिया। आप क्रॉस चेक से देखो क्या समझता है। काटो, पूरा स्क्वायर कर दो। चलो क्यूब रूट कैसे करेंगे? स्क्वायर तो कर लेंगे। 2π/3 इंटू 3⁻²/3 बाई 2⁻²/3 π⁻²/3 ऐसे कर लो। अभी हो जाएगा पावर माइनस, क्या हो जाएगा? 2/3 - 1 इज -1/3 नहीं होगा? 2/3 - 1 तो लिखा है मैंने। सही लिखा है मैंने। चलिए जी, मैं मैथमेटिक्स 2⁻² ये हो जाएगा 1/3 π⁻1/3 है ना? फोर का अच्छा 4π लिखा है मैंने यहाँ पे। एक मिनट रुको। 4π है तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख लो 2 तो बनेगी नहीं ना, 4 की पावर 2/3 ये लिख लो बस। सही है? अब सही है? क्या बन जाएगा अभी? 2 × 3⁻⁻1/3 पाई से पाई गया, कितना बचा? π⁻1/3 बाय 4⁻2/3। 4 कह सकते हैं हम, 2⁻2 तो 4/3 हो गया। माइनस में कितना आ जाएगा ये?
-1/3 नहीं होगा? 1 - 1/3 इज -1/3। क्या हो जाएगा? π/6 रेज़ टू पावर, बनता है ऑप्शन? अब बना जाके लो भाई, पाई के ऊपर भी आएगा। सही है। नाउ थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। पूरा डीप घुसना पड़ा। क्लियर है? समझ आ गया? नोट कर लिया? हरी अप हरी अप। हर्षिता सोना नहीं है? कर लिया? ओके। एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर हमारे पास एक वायर है ऐसे ऐसे, कहीं मोटी कहीं पतली कहीं, हाँ, आपने इसके क्रॉस सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? बैटरी। पोटेंशियल भी लगाया आपने, करेक्ट है? तो करंट और करंट डेंसिटी में से कौन सी चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट? करंट या करंट डेंसिटी में से कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेगी? करंट सेम रहेगा। करंट डेंसिटी वेरी करेगी ना, एरिया बड़ा तो कम हो जाएगी। तो करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ, अगर वैसे ही हमारे पास सपोज इस शेप में कोई कंडक्टर है, आपने यहाँ टेबल मेंटेन किया T1 और यहाँ लिखा T2, करेक्ट है? तो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अभी अमाउंट ऑफ हीट ट्रेवल्ड विद डिस्टेंस। कितनी हीट, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो, उसका ग्राफ प्लॉट करना है डिस्टेंस के साथ साथ। कैसा ग्राफ आएगा? यू हैव बेटा कॉपी है, सबके पास पेन है, इसमें ड्रॉ कर दो। रेट ऑफ हीट फ्लो ग्राफ प्लॉट करना है डिस्टेंस के साथ, अगर इस शेप का कंडक्टर है तो व्हाट शुड बी आंसर? क्लियर ऋषिका? हाँ कर लिया? दिखाओ कहाँ है, ड्रॉ करो ना। इतनी दूर से दिखता तो क्या बात थी। ड्रॉ कर लिया? रेट ऑफ हीट फ्लो ड्रॉ कर लिया सबने? तो ग्राफ आपका आएगा, क्लियर है? करेक्ट है? क्योंकि जैसे कि करंट कांस्टेंट रहता है वैसे ही रेट ऑफ हीट फ्लो भी कांस्टेंट रहता है। करंट doesn't depend upon the area of cross section. In the same way, rate of heat flow doesn't depend on area of cross section. हाँ जी, इंटेंसिटी वो होती है जब आप किसी को सब्सटेंस हीट करते हो या वो करते हो। ऐसा कुछ कहा ही नहीं मैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा है, आप दो चीज़ों मिक्स कर रहे हो। मैंने आज के टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा है, लास्ट क्लास से क्वेश्चन पूछा है मैंने, करेक्ट? अगर कंडक्टर हमारा इस शेप में है, इस शेप में है, करेक्ट है? यहाँ मोटा और यहाँ छोटा, तो रेट ऑफ हीट फ्लो यहाँ ज़्यादा होगा अगर टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, टेम्परेचर T2 है।
यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। ए एंड पे रेट ऑफ हीट ज़्यादा होगा या बी पे ज़्यादा होगा? ए एंड पे रेट ऑफ हीट फ्लो ज़्यादा होगा या बी पे होगा? हर्षिता, दोनों पे सेम रहेगा। रेट ऑफ हीट फ्लो डजंट डिपेंड अपॉन एरिया। करेक्ट है? करेक्ट है? समझ गए? समझ गए, बढ़िया है, समझ गए। तो कर दो अब। क्वेश्चन नंबर आपको 9th है, ये तो गोला लगा के दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9th, मिल गया? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसका? वाह, बट टफ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? ये कहता है द वेवलेंथ corresponding to maximum spectral radiancy is inversely proportional to absolute temperature। करेक्ट? क्या कहानी है? जब भी आप किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं तो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है। जब आप हीट करना बंद कर देते हैं उसी को वो इमिट करती है। तो जो एमिशन का ग्राफ है, दैट ग्राफ गोज लाइक दिस, ऐसे। अगर हम टाइम के साथ देखें या लैम्डा के अकॉर्डिंग देखें तो ग्राफ गोज लाइक दिस। दिस ई लैम्डा। ई क्या है? रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी फॉर्मूला याद होगा ई लैम्डा का, या ई का सीधा ई सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4, टी रेज़ टू पावर 4। तो पहले शुरुआत में जब आप किसी बॉडी को हीट करके छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे एमिशन करती है, उसके बाद एमिशन तेज होने लगता है। एक टाइम ऐसा हो रहा है कि मैक्सिमम रेट से एमिट कर रही है, उस वक्त जो वेवलेंथ एमिट करेगी ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी, मतलब जब बॉडी अपना हीट फ्लो रेट सबसे ज़्यादा मेंटेन कर रही है उस वक्त जो वेवलेंथ एमिट कर रही है, दैट वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। करेक्ट है? तो बच्चे मिसरीड कैसे करते हैं? लैम्डा एम को मैक्सिमम वेवलेंथ मान लेते हैं। लैम्डा एम मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, ये है वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी, उस वक्त जब बॉडी मैक्सिमम रेट से एनर्जी को एमिट कर रही है, मैक्सिमम रेट से कर रही है, उस वक्त जो वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और लैम्डा इक्वल्स टू बी बाई टी। बी को बोलते हैं आप वेन्स कांस्टेंट। बी इज कॉल्ड वेन्स कांस्टेंट। वैल्यू इज 2.898 लिख लेते हैं। 10⁻⁻³ क्या हो जाएगा? मीटर केल्विन। अरमान? केल्विन। ठीक है, क्लियर है? तो लैम्डा और टी का प्रोडक्ट जो है वो क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। करेक्ट है? अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हम T से 2T कर रहे हैं, किसी बॉडी का टेम्परेचर T से 2T कर रहे हैं, तो वेवलेंथ जो कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी है वो लैम्डा से लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। करेक्ट है? और T से 2T करते वक्त जो उसकी रेडिएंट पावर है वो कितने गुना बढ़ जाएगी हर्षिता? रेडिएंट पावर इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। अगर T से 2T करते हैं तो 16 गुना बढ़ जाएगी, 16 टाइम्स बढ़ जाएगी।
कितना? समझ गए? 60 टाइम्स हो जाएगी। तो बेसिकली जो ग्राफ, पीछे फैन बंद करो, पीछे ग्राफ प्लॉट करते हैं हम ई लैम्डा का, तो ग्राफ गोज लाइक दिस, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। जैसे जब बॉडी का टेम्परेचर घटा रहे हैं, टेम्परेचर T1, T2, T3, T1 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T3 से, वैसी लैम्डा m की वैल्यू जो है लगातार बढ़ रही है। तो लैम्डा m3 बड़ा है लैम्डा m2 से, वो बड़ा है लैम्डा m1 से, करेक्ट। और जो एरिया इंक्लूज करता है ई लैम्डा और ई लैम्डा ग्राफ, बेसिकली एमिटेड रेडियंसी है, मोनोक्रोमैटिक एमिटेंस अराउंड पर्टिकुलर वेवलेंथ चल रहे हैं। समझ गए हैं? समझ गए हैं? ठीक है। तो ये ग्राफ बेसिकली दो तरह से आता है, एक बार टाइम के साथ ग्राफ आता है, एक बार फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ आता है। एक बार टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्स हैं, करेक्ट। अगर टाइम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं तो ग्राफ इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी की तरफ आएगा तो ग्राफ इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ग्राफ ऐसे हो जाएगा, कुछ इधर शिफ्ट करना शुरू कर देगा, इस तरफ की शिफ्टिंग हो जाएगी, करेक्ट है। नोट्स में पेज 1 पे दिया गया की पॉइंट्स में, खोलो ना, ये की पॉइंट लिखा हुआ है, करेक्ट है, सॉरी। ये दोनों ग्राफ आराम से पढ़िए, पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 करेंगे। 4, 5, 6, 7 आपने ये क्या बनाया? मतलब टाइम के साथ क्या रिलेशन है? टाइम ही तो है कि किस टाइम पर रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम चल रही है, एनर्जी लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग तो वेरी कर रही है सारा कुछ। टेम्परेचर है लैम्डा, टेम्परेचर और वो है फ्रीक्वेंसी, टाइम का है। ये लैम्डा तो यहाँ मैक्सिमम है, बेसिकली टाइम के साथ वेरी कर रहा है ग्राफ। कर दूँ ऑन बोर्ड सब कुछ लिखा है। बाहर बेटा कुछ ना समझ में आ रहा हो या कुछ समझ में आ रहा हो? क्या जाना हमने, एक बार और कंक्लूजन करते हैं। क्या जाना? वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये जाना हमने, करेक्ट है। और ग्राफ प्लॉट करते हैं अगर सपोज ई लैम्डा के साथ, यहाँ पे दिस इज मैक्सिमम वेवलेंथ लिमिटेड, करेक्ट है। और अगर टेम्परेचर बॉडी का आप T से 2T कर देते हैं तो 16 टाइम्स एरिया इनक्लोज बढ़ जाएगा और स्पेक्ट्रल रेडियंसी 16 टाइम्स बढ़ जाएगी, करेक्ट। और क्या जाना हमने, जैसे से आप टेम्परेचर बॉडी का घटा रहे हैं वैसे जैसे लैम्डा
बढ़ रहा है, और अगर सपोज ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये जो शिफ्टिंग है ये इस तरफ की हो जाएगी, इधर की शिफ्टिंग हो जाएगी। बस ये जाना हमने अभी तक, यही जाना आपने। ठीक है नवदिशा, जान गई? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। 5, 6, 7 तो अपने आप ही कर देंगे आप। 4 करो फटाफट से। 4, 5, 6, 7। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ग्राफ प्लॉट करके दिया गया है, और ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है ना दिव्यम? यहाँ पे है ई लेमदा, और ये है 1.5 माइक्रोमीटर, मतलब वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिशन इज 1.5 माइक्रोमीटर। डन। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, क्या टेम्परेचर निकाला बॉडी का? ले कमाल है। तो लैम्डा टी इक्वल्स टू बी होता है, तो टी क्या आ जाएगा? बी बाई लैम्डा आ जाएगा। बी इज 2.8 दिख रहा हूँ ना, बाई 1.5 10⁻⁻⁶, नियरली 3 मान लो, तो 2000 आ गया आंसर। 1500 कैसे आंसर आया? फर्स्ट आंसर किसने दिया था? कैसे परी कैसे दिया था? तभी तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया, तभी तो 2 2.98 डिवाइड बाई 1.5। हाँ वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा सा कैल्कुलेशन एरर है, कोई इशू नहीं है। ये हर्षिता आपका आंसर आ गया था फोर्थ का, क्या आंसर आया था? डन। क्वेश्चन 5 का बोलो। 5 का ओके, एक सेकेंड, अरे किसकी जल्दी है? ओके, ग्राफ है इंटेंसिटी का लैम्डा के साथ, करेक्ट है? इंटेंसिटी का टेम्परेचर T2, मतलब T1 छोटा है, T2 बड़ा है, T2 बड़ा है, तो T2 पे लैम्डा कम होएगा, T1 पे लैम्डा ज़्यादा होगा, तो जो आगे बढ़ रहा है वो T1 होएगा। कौन बढ़ रहा है आगे? आगे कौन बढ़ रहा है? कौन सा ग्राफ हुआ? फर्स्ट हुआ। बाकी में सब में T1 पीछे की तरफ जा रहा है। स्ट्रेट अवे समझा दिया गया है कि अगर सपोज ऐसे ग्राफ आ रहा है, ये क्वेश्चन था, T2 इज मोर देन T1, करेक्ट है? इसका मतलब लैम्डा 1 बड़ा है लैम्डा 2 से, ठीक है अर्षिता? ये बड़ा है इससे, लैम्डा 1 बड़ा है लैम्डा 2 से, तो ये हुआ T1, ये हुआ T2। डन। क्लियर है? किससे से गलत हुआ ये क्वेश्चन? गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। इतना समझाया, कुछ काम नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6, यस सीरियस आंसर बोलो। 6 का आता है, ओके एक, अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा, समझाया गया था कि जब फ्रीक्वेंसी से साथ ग्राफ आता है तो ग्राफ इस तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब ऐसे बन रहा होगा कुछ, ड्राइंग माइंड इज नॉट गुड, ऐसे कुछ, तो ये ऐसे होएगा और ये कुछ ऐसे होएगा, इधर शिफ्ट करेगा। तो इधर शिफ्ट करता हुआ ग्राफ सीरत बताएगी कौन सा है। हाँ जी, या तो मेरी आई साइड वीक है, फर्स्ट मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है, ऐसे। यार ये क्या तुक्का हमारा कंपटीशन चल रहा है? सेकंड भी ऐसे सही है से, यार इसमें और इसमें सीरियस बच्चे बहुत बहुत बड़ा फर्क है।
आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके देख लो ना, इधर शिफ्ट कर रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, वो ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 3 बार ये ग्राफ प्लॉट किया मैंने, 3 नोट्स में भी लिख के दिया, सेम डायग्राम बना के दिया नोट्स के अंदर मैंने, है ना। की पॉइंट्स का पेज देखो जो दिया गया है आपको, वापस से देखो उसको। आपको जो क्वेश्चन इस सारा जो हमने पढ़ा है आज हीट ट्रांसफर का जो सेकंड पोर्शन हमने पढ़ा है, उसमें से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? 90% क्वेश्चन में ग्राफ आएगा, करेक्ट। वो क्वेश्चन की भी 50 से 60 गया 10 मिनट में, 60 से 40 मिनट आएगा, वो बहुत आउटडेटेड है, उसके आने के चांसेस नील हैं, नील, समझ रहे हो। 0.1% भी नहीं है मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, करेक्ट। आने के चांसेस ग्राफिकल हैं, जहाँ आपको डिसाइड करना है कि क्या चीज़ है। तो सारे ग्राफ जो आते हैं बना के दे दिए गए हैं, तो यू शुड बी वेरी पक्का कि यार ये ऐसे ही करना है, खत्म। जहाँ टाइम कंज्यूम होगा ना कैलकुलेशन करनी है, देख के टिक के आगे बढ़ गए, 1 सेकंड में क्वेश्चन डन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7th, 1 सेकंड रुको। देवम क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 7th का? भाई शाबाश, देखा मैं चुन लेता हूँ बच्चों को। आप 4th पे ही थे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनफ दिशा, कौन सा क्वेश्चन है? 7th क्वेश्चन आंसर क्या है? 4। कैसे आया? सर अभी जो आपने लिखा था कि ऊपर वाला टेम्परेचर ट्वाइस ऑफ T होएगा। ऑब्वियस 16:1 है, टाइम ट्वाइस टू टू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर इज करेक्ट। फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4th ही है ना। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनते हैं फिर तो दिक्कत ही कोई खत्म है सारी, फिर मैं इतना रिवाइज करने की या रिपीट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप 1 गो में परफेक्ट हो जाएंगे, है ना। सपना है, सच्चाई तो कुछ और ही है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ा है हमने आज। चाहे आज में टाइम लग रहा है, बट आज का काम होना चाहिए पक्का। चलिए पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्या करना है? आगे बढ़ना है, आगे समझना है इतना। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेट मी चेक, मैं चेक कर लेता हूँ ना। आप कह रहे हैं तो आपकी बात माननी पड़ेगी। क्वेश्चन नहीं मिल रहे आपके लेवल के। ओके, क्वेश्चन हमारे पास 2 बॉडीज हैं, ए और बी। टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस, 427 डिग्री सेल्सियस। हीट रेडिएट कर रहे हैं, रेडिएटिंग हीट, करेक्ट है। टेम्परेचर सराउंडिंग का 27 डिग्री सेल्सियस है। हीट रेडिएशन, रेशियो ऑफ रेडिएशन टू ए टू बी, रेशियो ऑफ हीट रेडिएशंस ऑफ ए टू बी कर दो। हाँ जी, सुनिए ना आप क्या बोल रहे हो। दोबारा बोलें, मुझे एक डेसिमल रेशियो दे दिया हुआ इसमें। आंसर है 0.52, 0.31, 0.81, 0.42। गेट मी द आंसर इन डेसिमल्स।
So 0.3. 0.32 ऑप्शन में तो था। हाँ ऑप्शन में तो है, आंसर चेक कर लेते हैं। चलेगा इतना, दिमाग कर ले बेटा, करो ना। हाँ भाई हर्षिता कर लिया आंसर 0.3, देखा 1.31 ऑप्शन जैसे दिया हुआ है, 3, 2, 3, 3, 3, 4 सब चलेगा, सब चलेगा, सब। हाँ दिव्यम कर लिया, थोड़ा स्पीडअप होके आया करो ना, घर से भाग के आया करो एकदम, यहाँ भी स्पीडअप रहोगे। शावर नहीं करना बेटा। टेम्परेचर डिफरेंस 427 कितना हो जाएगा? 427 कितना हो जाएगा? 700 केल्विन हो जाएगा। ऐसे ही किया ना, ये धक्का सा कर दिया क्वेश्चन सॉल्व। ये कितना हो जाएगा? हाँ चलो उल्टा कर लेते। कितना आ जाएगी? 327 कितना हुआ? 600। केल्विन में कन्वर्ट किया था ना? नहीं किया तो आपने गलत किया है, फिर तो धक्के से आंसर आ गया आपका। रेशो हाँ जी, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहता है, रेशो सेम नहीं रहती। और a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू a रेस्ट टू पावर 4 माइनस b रेस्ट टू पावर 4। इतना मैथ तो भी पढ़ते हैं, है ना? आंसर इज 0.31। किसने सही तरीके से किया है? झूठ बोल रहे सब, मजाक करो, ठीक है। सबने कर लिया? ओ सबने कर लिया, बोलते ही नहीं एक तो। कर लिया? चलिए एक और क्वेश्चन। हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन, जस्ट पुरानी यादें रिपीट करने का। एक कंटेनर है, उसमें 100 ग्राम पानी है, वाटर इक्विवेलेंट उसका 50 ग्राम है, एट 9 डिग्री सेल्सियस बताइए, ठीक है? वाटर इक्विवेलेंट W। जब आप आईसीयू में थे तब कर रहे थे हम। क्या टेम्परेचर था आपका? 98.7। ये टेम्परेचर था आपका? बढ़िया। आपने उसके अंदर 200 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस डाल दी। फाइनल टेम्परेचर और फाइनल कॉम्पोजिशन निकालना है। चलो एक क्वेश्चन बता देगा कि कितना आप पढ़ कर आए हैं, कितना आपको क्लैरिटी है, कितना कुछ आपको आता है। ओनली वन क्वेश्चन इज कॉल्ड प्लेन मिरर, मतलब मिरर नॉट प्लेन मिरर। सच्चाई बयान क्वेश्चन करो। करो शुभनीत, गुड।
टेम्परेचर निकल जल्दी निकालो, भागने लगे। टेम्परेचर over 0 डिग्री, टेम्परेचर 0 डिग्री, कॉम्पोजिशन, हाँ जी यार, कौन सी भाषा सुनते हैं यार ये लोग। टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन बताना है। अच्छा एक आप ऋषिका किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, आप खाना खाने बैठते हैं, आप ऑर्डर दे देते हैं, हर 15 मिनट पर ऑर्डर आता है, दाल बन गई, रोटी बन गई। जब सारा कुछ साथ में लाएगा तभी खाना शुरू करोगे, पहले दाल खा जाओगे फिर रोटी खा जाओगे। नहीं 100% वाटर। मैं तो कुछ कहा ही नहीं है, मुँह लगाओ अपना। बोलो पुत्र बोलो। सर वाटर आया 100 + 705/8 और आइस आई 100 100 + 705/8 705/8 सॉल्व कौन करेगा? गुड। करो अरमान। फीवर कैसा आपको? फीवर कैसा आपको? नहीं वैसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, किस दिन रहा? 30 वाले दिन। फिर ठीक कब हुए? सर आज सुबह आए नहीं आप खेलने, क्यों? कमजोरी आ गई थी। कौन सा फीवर हुआ था आपको? ओके, हो रहा है बच्चों को। हाँ जी, ऋषभ मिलने आ गया, सर वाटर आया ऋषभ मिलने आ गया तो फीवर हो गया। उसको भी बोलता था ना। अच्छा, ऐसे मिलने मत जाया करो भाई। फीवर हो जाए तो ऐसे एक दूसरे से मिलने नहीं जाना, बीमारी फैलानी थोड़ी है। डॉक्टर बनना है, मरीज थोड़ी बनना है। हाँ भाई, किस किस का आंसर आ गया? दोनों आंसर, बाकी बारात में आए। ये लगे तो कुत्ता पात सॉल्व कर रहे। बच्चों आंसर तो निकालो, सीधा आ गया, बोलो। हाँ, फ्रैक्शन बता दो, डेसिमल बता दो। चलिए लेट्स सॉल्व। पानी प्लस वाटर इक्विवेलेंट कितनी हीट दे सकता है? 150 1 × 90 13500 इतनी कैलोरी हीट दे सकता है। डन। अगर सारी की सारी बर्फ को पिघलना है कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी? ml 16,000 कैलोरी चाहिए होगी, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। इट विल बी वाटर आइस मिक्सचर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पहुँच गए थे आप। कितनी आइस मेल्ट करेगी? m पार्ट मेल्ट करेगी, तो m = 2 × 80 13500। m क्या आ जाएगा? 1350/8। डन। 8 168 कर रहा हूँ ना अभी। तो कितना पानी हो जाएगा? 100 + 168। कितनी बर्फ हो जाएगी? 200 - 168। प्रथम भरोसा कर लेना आपके ऊपर। 0.75 की तरह। चलो चलेगा। अच्छा, क्लियर है? किस किस का आंसर सही है और किस किस आंसर गलत हुआ है या किया नहीं है? पहुंचा करो बेटा, पहुंचा करो।
टाइम पर डॉक्टर को पहुंचना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक बॉडी पावर P रेडिएट कर रही है, ध्यान से सुने, बार बार पीटी करूंगा। एक बॉडी पावर P रेडिएट कर रही है, उस दौरान मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब मैक्सिमम एमिटेंस पर वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी लैम्डा नॉट है। डन। जब वो वेवलेंथ आपकी ड्रॉप करके 3 लैम्डा नॉट बाई 4 हो जाती है, तब वो NP पावर रेडिएट कर रही होती है। N की वैल्यू निकालें। मान लो यही एक क्वेश्चन आपको जेई और नीट में आया, करो। The time starts now. पहले लैम्डा नॉट रेडियंसी थी, पावर P थी, वेवलेंथ जब घटी तो NP होगी। N कितना हुआ? यो मैन। आज का पूरा दिन जो लेफ्ट ओवर होगा कल क्लास आने तक, आप जितना क्वेश्चन कर लिया उतना ढंग से रिवाइज कर लेना है। डू लॉट ऑफ क्वेश्चन। हाँ जी, डेसिमल में बताना है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में बताना है। 256/80 के बाद 256/80 सही जवाब T की पावर 4 को देवस्य। T की पावर 4 मतलब वो रैंडमली चला गया कसौली या कोई प्लान था, वहाँ पे कुछ हो रहा कह था? रहा था जाना है। क्यों? कसौली में घूमने की जगह कोई? चलिए, किस किस आंसर नहीं आया है? नहीं आया बेटा, कोई बात नहीं। लैम्डा और टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहा करता था, याद है बेटा? यहाँ टी डैश मान लो, कंपेयर कर लो। लैम्डा नॉट टी, 3 लैम्डा नॉट बाई 4 टी डैश, तो टी डैश बाई टी क्या आ गया? 4/3 आ गया। पावर यहाँ पे कितनी है टी डैश के लिए? NP है, तो उसके लिए P थी। पावर फॉर्मूला क्या आता है? प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर टेम्परेचर। तो 4/3 का रेज़ टू पावर 4 कर लो, तो 256/80 बना देगा। इट्स सो सिंपल, समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन लिखो। एक बॉडी है जो 3T से 2T कूल हो रही है 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के अंदर, करेक्ट है? सराउंडिंग टेम्परेचर T है, सराउंडिंग टेम्परेचर T है। अगले 10 मिनट में बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? अगले 10 मिनट में बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? कबूतर खाना है? कबूतर खाना है?
बाहर का टेम्परेचर दियो। ठीक। अच्छा देख लेते हैं। ये SNS डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे आप। सबने कर लिया। क्या कहानी थी? 3t माइनस 2t, t टाइम 10 मिनट, कांस्टेंट 3t प्लस 2t 5/2 2.5t माइनस t कितना 1.5 के कितना आ गया 115 आ गया। अब अगले 10 मिनट में 2t माइनस t नॉट बाय 10 k 2t प्लस t तीनों नहीं निकालना है बाय 2 माइनस t, यही कहानी है। सॉल्व कर निकाल देना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आगे पास इस तरह 3 रॉड दी गई हैं, आइडेंटिकल रॉड्स हैं। क्या हैं? यहाँ टेम्परेचर निकालना है, कर दो। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालना है। एंगल का रूल नहीं है। आइडेंटिकल रॉड्स हैं अर्चिता। मत करिए मत करिए। पीछे नहीं बेटा ऋषभ, बस सबने कर लिया? देवस से कर लिया आपने? हाँ जी। यहाँ से हीट आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ को जा रही है। हीट इज 90 minus t by resistance, 90 minus t by resistance, t minus 0 by resistance, तो 180 3t, t कितना आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। सही है? किस किस का आंसर आ गया था? कौन कौन नहीं पहुंचा था? चलिए आगे बढ़ते हुए हमारे पास 3 रॉड्स हैं। डायमेंशंस आइडेंटिकल हैं।
लेंथ और एरिया सेम है, एक कॉपर की है, दूसरी एल्यूमिनियम की, तीसरी कॉपर की। कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर 400, कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 200। ये इस कंडीशन में 130 जूल पर सेकेंड हीट रेट है ट्रांसफ़र का, सही है। और इस कंडीशन में कितना होगा और इस कंडीशन में कितना होएगा? कूपर एल्यूमिनियम कूपर, कूपर एल्यूमिनियम कूपर, टेम्परेचर डिफरेंस remains same. आगे बस पूरा 1 मिनट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ जी, कौन बोल रहा है सेम नहीं रहेगा? कौन बोल रहा है सेम नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं, आंसर निकालना है। इसमें कितना हीट रेट, इसमें कितना हीट रेट, वैल्यू दी गई है ना। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस सेम बेटा, बता तो दिया मैंने आपको। मेरी बात आप समझ गए? बार बार समझा रहा हूँ कि आज का बचा हुआ दिन जो भी आपके पास फेस का डिपार्टमेंट बचा होगा और कल आने से पहले जो टाइम होगा उसमें आपने जितना किया है सब रिवाइज कर लेना है। इलास्टिसिटी, फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज़, कंडक्शन, रेडिएशन, ट्रांसमिशन, कन्वेक्शन, सब कल शुरू होगा। थर्मो और केटीजी यही रहता है हमारा, कल गोल है। हाँ जी, नोट्स आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे, कल प्रिंट आउट दे देंगे। आज चाहिए, बैठ के चले जाना 5 मिनट, ठीक है। कर लिया क्वेश्चन? किसने नहीं किया? स्पीड अप, पहला पार्ट कर लिया। इसको तेजी से करते हैं काम को। अगर कॉपर का रेजिस्टेंस R है, एल्यूमिनियम का कितना होएगा ऋषभ? 2R हो जाएगा। इसका कितना होगा? R। नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ? सीरत, नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ? 4R। रेट ऑफ हीट फ्लो, टेम्परेचर डिफरेंस बाई 4R। डन। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस R, ये 2R और ये R, इसमें पैरेलल 2R/3 प्लस R 5R/3। यहाँ नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5R/3। रेट ऑफ हीट फ्लो, टेम्परेचर डिफरेंस बाई 5R/3 डिवाइड कर दो। Q/130 5R/3 इंटू 4R, डिंग डिंग। तो Q कितना आ जाएगा? 130 इंटू 5/12। डेट्स इट। सही है। ये बेटा दोनों आपस में क्या है? ये पैरेलल। पैरेलल कितना आ जाएगा? 2R/3 प्लस R करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, टाइम लगता है। कॉपर का R 2R R पैरेलल में कितने हो जाएंगे सब ये? हाँ जी, वो कौन बोल रहा है? 5R 2/5R हो जाएगा। सही है, सही है। रेट ऑफ हीट फ्लो, टेम्परेचर डिफरेंस 2R/5। इसको से कंपेयर कर लो। Q'/130 5/2R इंटू 4R 20/2 10
ऐसे कुछ हो जाएगा। गलत तो नहीं किया? सही ही किया है। समझ गए? Yes, sir. ये सही फास्ट तरीका था, सबका ठीक था? Yes. कौन कौन किससे से सही था? टाइम लगाया आपने। स्पीड अप। कैस्ट्रॉल DTX ड्रम मंगा लो उसका। चलिए आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन। हमारे पास दो तरह की वायर है। किस तरह की? दो तरह की। एक तरह की वायर ये है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है। क्या है? अल्फा 1। क्या गणेश का? दूसरे की वायर का है अल्फा 2। ये जो बीच में सबकी लेंथ सेम है, ईल बीच का डिस्टेंस जो है AB का, ये डिस्टेंस AB का रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर। स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर। आपको अल्फा की रेशो निकालनी है। प्रोसीड। ये डिस्टेंस बेटा, बीच का डिस्टेंस जो है ये लगभग सेम रहता है फॉर स्मॉल वेरिएशन टेम्परेचर। तो अल्फा की रेशो क्या है? अल्फा का फॉर्मूला L फाइनल इक्वल्स टू L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, या डेल्टा L इक्वल्स टू L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा इक्वल्स टू 1 बाय L डी L बाय डी थीटा। कौन सा चाहिए आपको? ये आपका दिमाग होता है अपना। जब खाना दिया जाता है तो खाना खाना है, प्लेट खानी है, वो आपका दिमाग है। चलिए आगे बढ़िए, फटाफट करिए। प्लीज स्पीड अप। 4:1। गलत जवाब। इतना एरर तो हम माफ कर देते हैं। नहीं है। नहीं है। हाँ जी। 1:2। चलो चलते हैं साथ साथ, वक्त भी हो चला है। हाँ जी, नॉर्मली ये लेंथ होगी कितनी? ये L/2 हो जाएगा, तो लेंथ AB होगी कितनी? √of L² माइनस L²/4। डन। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं तो लेंथ हो जाएगी L 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा 1
स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर उड़ा दो रूट, तो 3l स्क्वायर बाई 4 डन। बाइनरी एक्सपेंड कर दो इसको, एल स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फ़ा 1 डेल्टा थीटा माइनस एल स्क्वायर बाई 4 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा थीटा, खोल दो एल स्क्वायर प्लस 2 एल स्क्वायर अल्फ़ा 1 डेल्टा थीटा एल स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 एल स्क्वायर बाय 4 अल्फ़ा 2 डेल्टा थीटा, डिंग डिंग डिंग, नेगेटिव उधर आ गया, 2 एल स्क्वायर बाय 4 अल्फ़ा 2 डेल्टा थीटा 2 एल स्क्वायर अल्फ़ा 1 डेल्टा थीटा, डिंग 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 डिंग। क्या है आंसर? अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा 2 इज़ 1:4। क्या हो गया? समझ गए? नोट डाउन रेडली। क्या? वो आपने तुक्का मारा था।